हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसका इंग्लिश में पहले ही मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और इसका इंग्लिश में वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि सर आप इंग्लिश में बताते हैं तो हम लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आती है, तो हम लोग को हिंदी में पढ़ना है, तो हम लोगों को हिंदी में वीडियोस बना के दीजिए। तो लो भाई, आप लोगों के लिए हिंदी में मैं वीडियो बना दे रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझना। और पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, जो क्लास 9 में था। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण थे उसको हम लोग ग्राफिकल विधि से क्या करते थे, हल करते थे। ठीक है, उसको ग्राफ में हम लोग दर्शाते थे। तो हम लोगों को इस चैप्टर में भी ग्राफ के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या दिया है, युग्म दिया है। मतलब हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन में कितने इक्वेशन दिए रहेंगे, कितने समीकरण दिए रहेंगे, दो समीकरण दिए रहेंगे। ठीक है, और दोनों समीकरण का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोगों को देखने को क्या मिल रहा है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, अचर होगा। ठीक है, अचर क्या होता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता। ठीक है, और इसमें हमेशा दो चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, x और y है ना, कोई क्वेश्चन में u और v होगा, कोई क्वेश्चन में s और t होगा, कोई क्वेश्चन में p q होगा, कोई क्वेश्चन में mn होगा। तो उससे हम लोगों को कोई लेन देन नहीं है, बस हम लोगों को यह समझना है कि उसमें दो क्या है, चर हैं। ठीक है, तो कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होगा, दो चर होगा। और साथ ही साथ युग्म बोला है तो दो समीकरण तो साथ ही साथ देगा ही। और रैखिक समीकरण कहने का मतलब क्या होता है, वैसा समीकरण जिसका घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों का क्लियर हो चुका है। अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इनके तीन प्रकार के हल निकल के आते हैं। ठीक है, ये तो उसका एक हल निकल के आएगा, या फिर बहुत सारे हल निकल के आएंगे, या फिर कोई हल नहीं निकल के आएगा, मतलब कोई हल नहीं होगा। तो आइए जानते हैं हम लोग कोई भी जो रैखिक समीकरण होगा उसका हम लोग कैसे जानेंगे कितने हल होंगे। तो इसके लिए कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आइए ध्यान से यहां समझते हैं। देखते हैं, सबसे पहला क्या है, एक हल होंगे। एक हल होने के लिए क्या होगा, प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं होंगी। मतलब ये जैसे ये इक्वेशन हो गया, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन के लिए जब हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो अलग अलग लाइन बनेगा। ठीक है, रैखिक समीकरण है तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। ठीक है, तो इसका एक लाइन होगा, इसका एक लाइन होगा। तो ये दो समीकरण का अगर केवल एक हल निकलता है तो ये दोनों समीकरण कहीं ना कहीं पे क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं। और अगर बात आता है अनेक हल का, तो अनेक हल में क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगी। मतलब ये दोनों समीकरण का जो रेखा बनेगा वो एक के ऊपर एक बनेगा। ठीक है, जैसे यहां पे दिख रहा है दोनों लाइन क्या है, एक के ऊपर एक है। तो संपाती रेखाएं होती हैं जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। उसके बाद अगर कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा कहने का मतलब ये पहला रेखा और दूसरा रेखा दोनों का रेखा क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, और दूसरा चीज क्या होता है, जिसका हल निकलता है, जैसे इसका एक हल निकल रहा है, इसका अनेक हल निकल रहा है, तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। तो जो समीकरण का हम लोगों को हल मिलता है उस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, संगत समीकरण बोलते हैं। ठीक है, और असंगत किसको बोलते हैं, जिसका हल नहीं निकलता है उसको क्या बोलते हैं, असंगत। अब ये संगत है या फिर असंगत है, या फिर एक हल होंगे, ये दो हल होंगे, ये तो हम लोग हमेशा ग्राफ बना के तो नहीं ना चेक करेंगे। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए अनुपात का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, अनुपात का। तो यहाँ पे जो a1/a2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, अचर पद जो दिया है उसी का अनुपात से हम लोग क्या करते हैं, इसका कितने हल होंगे या फिर किस तरह का हल होगा वो निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला जो देख रहे हैं अनुपात क्या लिखा हुआ, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब जब हम लोग a1/a2 करेंगे, a1/a2 क्या है, ये है। ठीक है, a1/a2 और ये b1/b2। तो जब हम लोग a1/a2 और b1/b2 करेंगे और ये एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों अगर बराबर नहीं होता है तो हम लोगों का कैसा हल निकलेगा,
केवल एक हल होगा। ठीक है, मतलब प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं होंगी। ठीक है, मतलब ये कैसा होगा, संगत होगा। बात समझ में आ रही है? क्या होना चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब सेकेंड वाला आता है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका अनुपात में क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद ये कोई हल नहीं, इसमें क्या होगा, a1/a2 b1/b2 अगर हम लोगों का बराबर हो गया तो हम लोग c1/c2 चेक करेंगे। c1/c2 अगर बराबर नहीं है तो हम लोग को समझ जाना है कोई हल नहीं है, और अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म दिया रहेगा उसका हम लोग कितने हल होंगे ये हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इतना बेसिक जानने के बाद हम लोग आइए करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। ठीक है, आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 वर्ष पूर्व क्या था, वो अपनी पुत्री 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं तक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आफ्ताब की आयु को हम लोग x वर्ष मान लेते हैं और पुत्री की आयु को y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला, 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का जो आयु होगा, मान के चलिए अगर अभी आपका 10 साल है तो 7 साल पहले क्या होगा, 7 माइनस कर देंगे ना। 7 साल पहले मतलब क्या, 7 माइनस करना है। तो यहाँ जो इसका आयु है आफ्ताब का, उसमें क्या करेंगे, 7 माइनस कर देंगे, तो x - 7 वर्ष हो गया। ठीक है, उसकी पुत्री का आयु में भी क्या करेंगे, 7 वर्ष माइनस कर देंगे, तो 7 वर्ष पहले का आयु निकल जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोलता है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, कौन, आफ्ताब। तो आफ्ताब की आयु जो है x - 7, ये अपनी पुत्री की आयु का कितना था, कितना गुनी था, 7 गुनी था। देखिए ये तो 7 गुनी है ही। ठीक है, अगर हम लोग ये दोनों का एज को अगर बराबर करना है तो क्या करना होगा, उसकी पुत्री की आयु में क्या करना होगा, 7 से गुना करना होगा, तभी तो दोनों का उम्र बराबर होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा, इधर 7 × y 7y, 7 7 जा -49। फिर y वाला को इधर ले आइए, x - 7y, और ये +7 को इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, -49 + 7, तो हो जाएगा हम लोग का x - 7y = -42। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद 3 वर्ष बाद क्या बोलता है, 3 वर्ष बाद बोलता है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब अभी से 3 साल बाद, मान के चलिए अभी आपका 10 साल है तो 3 साल बाद क्या होगा, 3 जोड़ेंगे ना, 10 + 3 13 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, अगर अभी इसका x वर्ष है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा आफ्ताब की आयु। ठीक है, जो आफ्ताब है उसकी आयु क्या हो जाएगी, मैं आफ्ताब सिर्फ लिख रहा हूं। ठीक है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। ठीक है, x + 3 वर्ष, और उसकी पुत्री का जो आयु हो जाएगा वो y + 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हम लोग लिख ही चुके हैं, इसलिए बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, आफ्ताब की आयु हो गई x + 3, पुत्री की आयु हो गई y + 3। क्या बोला है, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, कौन, आफ्ताब, किसकी आयु से, अपनी पुत्री की आयु से। ठीक है, तो ये आफ्ताब की आयु हो गया। इसको अगर हम लोग बराबर करना है उसकी पुत्री की आयु से, तो क्या करना होगा, उसकी पुत्री की जो आयु है उसमें 3 गुना कर देना होगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, और इधर साइड में क्या हो जाएगा, 3 गुनी y 3y और 3 तिहाई 9। ये y को इधर ले आएंगे तो x - 3y, और ये 3 उधर चला जाएगा तो 9 - 3। तो हम लोगों का समीकरण क्या बन जाएगा, x - 3y = 9 - 3 तो 6। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 2। तो हम लोगों को क्या बोला था, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में लिखिए या फिर व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या क्या आया हम लोगों का आंसर, हम लोगों का आंसर आया पहला x - 7y = -42, और दूसरा क्या आया, दूसरा जो आया हम लोगों का x - 3y = 6। ठीक है,
तो ये हम लोगों ने इसको बीजगणितीय विधि मतलब बीजगणितीय स्थिति में इसको ला दिया है। ठीक है, ये बीजगणितीय विधि है, मतलब उस स्थिति में है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसको ग्राफीय रूपों में लिखना है। ठीक है, तो हम लोगों को थोड़ा सा क्लास 9 में पीछे जाना होगा। क्लास 9 में क्या करते थे, एक समीकरण से हम लोग x और y के लिए क्या करते थे, डब्बा बनाते थे ना। क्या करते थे, पहले डब्बा बनाते थे। डब्बा कैसे बनाते थे, वो क्लास 9 में हम लोगों ने भली भांति सीख लिया है। तो इस समीकरण के लिए यहाँ पे डब्बा बनाते हैं हम लोग, कम से कम 3 डब्बा बनाएंगे। 3 डब्बा बनाने से फायदा क्या है, फायदा हम लोगों का ये होता है कि अगर हम लोग का 2 डब्बा है, गलती से अगर हम लोगों ने गलत हल निकाल दिए, अगर 2 डब्बा से बना रहे हैं तो 2 पॉइंट हम लोगों का कहीं भी अगर मान के चलिए 1 पॉइंट यहाँ आ गया, 1 पॉइंट यहाँ आ गया, जबकि हम लोग का आंसर यहाँ पे है। ठीक है, 2 पॉइंट अगर हम लोग ले आए तो ऐसा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोगों का हल लेकिन इधर था, हम लोग सोचेंगे कि यही हल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम लोग 3 हल निकालेंगे तो अगर तीनों एक ही लाइन पे होगा, ठीक है, तीनों अगर क्या होगा, एक ही लाइन पे होगा, तो हम लोगों को समझ जाना है कि हम लोगों ने जो किया है वो सही है, अन्यथा गलत है। अगर हम लोग अभी निकाले 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ और 1 पॉइंट यहाँ, ठीक है, ये दोनों तो मान के चलिए सही हो गया, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कम से कम 3 पॉइंट निकालेंगे, जिससे हम लोगों का चेक भी हो जाए कि हम लोगों ने सही बनाया है या फिर गलत बनाया। ठीक है, तो आइए हम लोग 3 पॉइंट निकालते हैं। 3 पॉइंट कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है। ठीक है, दोनों डब्बा में x और y रख लेते हैं। देखिए हम लोग क्या करते थे, सिंपली एक को x 0 मान लेते थे और एक का मान हम लोग निकाल देते थे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर y को 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ का पार्ट पूरा 0 हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा, -42 आ जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा संख्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने सुविधा अनुसार उस नंबर को छोटा करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अगर हम लोग y के जगह 7 रख देते हैं, मान के चलिए क्या रखे, 7 रखे, y के जगह 7 रख देते हैं, तो 7 क्या हो जाएगी, 49 हो जाएगा। ठीक है, y के जगह क्या हो जाएगा, 49। अब ये -49 उधर जाएगा। ठीक है, -49 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -49 + 42, मान कितना आएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 49 - 42 क्या हो जाएगा, 7। इज इट क्लियर। तो पहला मान तो हम लोगों ने निकाल लिया। दूसरा मान क्या करते हैं, दूसरा मान हम लोग y के जगह 6 रख देते हैं, 6 या फिर 8 रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, हम लोग 6 रख देते हैं। चलिए 6 रख दिए। ठीक है, y के जगह 6 रख दिए। क्या हो गया, जब हम लोग y के जगह 6 रखे तो ये 7 × 42 हो गया। क्या हो गया, 7 × 42। जब ये मान -42 में उधर जाएगा तो +42, तो -42 और +42 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2 मान तो निकाल लिए। अब हम लोग तीसरा मान क्या निकालना, एक बार 8 रख देते हैं। चलिए y का मान क्या रख देते हैं, 8 रख देते हैं। तो 8 सतह क्या हो जाएगा भाई, 56 हो जाएगा। ठीक है, 8 सतह क्या हो जाएगा, 56। ये -56 उधर जाएगा तो +56, तो +56 जब उधर चला जाएगा और यहाँ पे क्या है, -42 है, 56 - 42 कितना आ जाएगा भाई, 8 और 6 14 आ जाएगा। तो 14 तक हम लोग आराम से इसको क्या कर सकते हैं, ग्राफ में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरा समीकरण का। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है, x - 3y = 6। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y हम लोग लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अगर एक बार हम लोग y को 0 रख देते हैं, इसमें 0 रख सकते हैं क्योंकि x बराबर 6 हो जाएगा। क्या आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, y अगर 0 रख दिए तो ये पूरा मान 0 हो गया, x बराबर कितना आया, 6 आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, y का मान 1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, या फिर हम लोग -1 रख देते हैं। क्या करते हैं, -1। -1 रखने से क्या होगा, -1 रहेगा तो -3 गुना -1 तो 3 हो जाएगा, +3। जब ये +3 उधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो 6 - 3 क्या होगा भाई, 6 - 3 हो जाएगा हम लोगों का 3। ठीक है, अब एक बार x का मान जो है हम लोग 1 रख देते हैं। कितना रख देंगे, 1 रख देते हैं। 1 रखने से क्या होगा, 3 का 3 -3 हो गया, उधर चला जाएगा तो +3, 6 + 3 तो 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसका जो हम लोग पॉइंट्स है वो हम लोग निकाल लिए डब्बा बना के। ठीक है, जो हम लोग क्लास 9 में भी सीख चुके थे, बस ये हम लोगों का रिवीजन के लिए था। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डब्बा निकालेंगे, डब्बा बनाएंगे, उसके बाद इसको हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ आप लोग स्केल के हेल्प से बनाइएगा तो आप लोगों को ग्राफ जो है वो बेहतर बनेगा। यहाँ पे मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ विदाउट स्केल के हेल्प से बना रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग इस ग्राफ में ऐसा मान लेंगे जिससे क्या होगा, हम लोगों को
आंसर निकालने में आसानी हो। तो वैसा ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो एक्स अक्ष है उधर साइड में थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और जो यहाँ वाई अक्ष है उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर माइनस की तरफ हम लोग छोटा कर लेते हैं, क्या कि माइनस में हम लोगों का कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक एक का अंतर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 हम लोग का x का मान जो है वो सबसे बड़ा मान है। ठीक है, इधर क्या लिखते हैं, -1 -2 -3, हम लोग को इधर इतना ही जरूरत है। ठीक है, फिर यहाँ y में क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4, इतना ही का जरूरत है। हाँ, प्लस में क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 6 ये 7 और ये 8। y में हम लोग का अधिकतम मान 8 तक गया, इसलिए हम लोग का ये ग्राफ जो है ये सुटेबल है। ये होता है x डैश, इधर होता है हम लोग का x, ठीक है, ये होता है y और इधर होता है y डैश। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं। जैसे ये पहला समीकरण के लिए अगर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x में 7 और y में 7। तो पहला में x में जाएंगे 7 और y में 7 लगभग, ठीक है, इसी आसपास में आएगा, इसके आसपास आएगा। ठीक है, इसके आसपास में आ गया हम लोगों का। उसके बाद जो दूसरा बिंदु है वो क्या है, x में 0 और y में 6, x में 0 और y में 6, तो ये बिंदु हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला बिंदु जो है x में 14 और y में 8, x में 14 और y में 8, कुछ इसके आसपास होगा क्या, एग्जैक्टली तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे प्लेन है। आप लोग ग्राफ में जब बनाइएगा तो उसमें एग्जैक्टली बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों का ये पहला समीकरण का पॉइंट जो है वो आ गया है। ठीक है, अब दूसरा समीकरण का पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं, या फिर इसको पहले ड्रॉ भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, स्केल की हेल्प से आप लोग करिएगा ड्रॉ तो ज्यादा बेहतर बनेगा। उसके बाद जो दूसरा ग्राफ है वो क्या है, x बराबर 0, x बराबर 6, तो 6 में चले गए, y बराबर 0, मतलब यही बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा x में जाएंगे 3 और y में जाएंगे -1, मतलब ये बिंदु हो जाएगा। फिर x में जाएंगे 9 और y में जाएंगे 1, तो कुछ इस आसपास आएगा। ये तीनों बिंदु को हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, मिला देंगे, कुछ इस तरीके से मिला देंगे और इसका सबका नाम लिख देंगे। ये कौन सा बिंदु है भाई, 3,-1 है। ये कौन सा है, 6,0 है। ये कौन सा है, ये जो है हम लोग का 9,1 है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये क्या है, 0,6 है, और ये क्या है, 7 और 7 है ना, 7,7 है। ये कौन सा बिंदु है भाई, 14,8। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में हल करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, जो हम लोग क्लास 9 में सीखे थे, बस वही चीज है। बस इसको देख के इसका पहले मान निकालना, मान निकाल के ग्राफ में हम लोग को प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो ये कितना आसान है आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। ठीक है, मतलब पहले क्या है, सेब कितना केजी है, 2 केजी, और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना था, 160 रुपया था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेब था, 1 केजी सेब का मूल्य हम लोगों ने x रुपया मान लिया, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना मान लिया, y रुपया मान लिया। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला, 2 केजी सेब है ना, मतलब 2 × x, 1 केजी का x, तो 2 केजी का कितना, 2x हो जाएगा ना। फिर क्या बोला, 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का क्या हम लोगों ने y मान लिया है। ठीक है, ये दोनों का जो टोटल कॉस्ट होगा, ठीक है, इसका कॉस्ट प्लस इसका कॉस्ट, दोनों का कॉस्ट मिला के कितना था, 160 रुपए था। कितना था, 160। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोला है, 1 महीने बाद। ठीक है, कितने महीने बाद, 1 महीने बाद, लिख देते हैं 1 महीने बाद। 1 महीने बाद क्या बोला, 4 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का x रुपया मानने हैं,
4 kg सेब का क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, 4 गुनी x हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 kg अंगूर, ठीक है, 2 kg अंगूर, 1 kg अंगूर का दाम है y, तो 2 kg का हो जाएगा 2y। ये कितना हो जाएगा भाई, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसको हम लोग देखिए एक चीज और, इस समीकरण हम लोग कर सकते हैं, सब में 2 कॉमन है ना, पिछले वीडियो से हम लोगों ने ऐसा 2 कॉमन निकालने सीखा है। सब में 2 कॉमन, इसलिए सबसे 2 निकालते हैं। अगर इससे 4 में से 2 निकलेगा तो 2x हो जाएगा, या 2 में से 2 निकल गया तो y बच जाएगा। 300 में से अगर 2 निकल गया तो 150 बच जाएगा। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, इसको जो है बीजगणितीय विधि रूपों में क्या किया, व्यक्त कर दिया। दोनों समीकरण निकाल दिए, मतलब ये किस विधि में हो गया, बीजगणितीय विधि में ये हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, ज्यामितीय रूपों में इसको व्यक्त करना है। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को डब्बा बनाना पड़ता है। तो समीकरण 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे समीकरण 1 के लिए। ठीक है, समीकरण 1 के लिए आइए डब्बा बनाते हैं। ठीक है, x और यहाँ पे y। ठीक है, समीकरण 1 है ना, यहाँ पे हम लोगों को ऐसा मान रखना है जिससे कि हम लोग को बहुत बड़ा बड़ा मान ना आए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हम लोग y का मान, अच्छा अगर इसमें बड़ा ही मान आएगा तो हम लोग यहाँ पर बड़ा मान ले लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग बड़ा मान ही ले लेते हैं। ठीक है, बड़ा मान क्या हो जाएगा, जैसे y के जगह अगर हम लोग 0 रख देते हैं, ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, ये 2x = 160 हो जाएगा। तो x में ये 2 गुना है, उधर जाके भाग हो जाएगा, भाग हो जाएगा मतलब 160/2। 160/2 कितना होता है भाई, 80 हो जाता है। तो x का मान हम लोगों को कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, दूसरा मान रखना है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे y का मान चलिए 40 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 40 रख देते हैं। फिर हम लोग 40 की जगह 60 रख देते हैं। क्या करते हैं, 60 रख देते हैं। 40 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए 40 ही रखते हैं पहले। 40 रख दिए, ये 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा। ठीक है, 160 - 40 क्या होता है, 120। 120 इधर 2 इधर गुना में, उधर जाके भाग हो जाएगा। तो 120/2 कितना आ जाएगा भाई, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान को एक बार 60 रख देते हैं। y का मान कितना रख देते हैं, 60। तो ये 60 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 160 - 60 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये 2 इधर गुना में, उधर जाके भाग, 100/2 कितना हो जाएगा, तो 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से समीकरण 1 के लिए हम लोगों ने जो डब्बा है वो बना लिया है। एक गाना याद आ गया, डब्बा है डब्बा अंकल का टीबी डब्बा। मजा आ गया क्या, जस्ट मजाक। ठीक है, समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से डब्बा बनाएंगे। डब्बा कैसे बनता है, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे 2x + y = कितना है, 150 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 150 आ गया तो y का ऐसा मान रखेंगे जिससे कि हम लोगों का ये पूरी कट जाए। जैसे देखिए, सबसे पहला हम लोग रख देते हैं y का मान जो है, चलिए फर्स्ट टाइम हम लोग 50 रख देते हैं। कितना रख देते हैं, 50। y का मान अगर हम लोग का 50 रखे हैं तो उधर जाके 50 माइनस हो जाएगा। तो 150 में से 50 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 100। 100 इधर हो गया, ये 2 इधर गुना में, उधर जाके भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100/2। 100/2 का मान कितना होता है, 50 होता है। तो x 50 हो गया और y भी 50 हो गया। उसके बाद जो अगला हल निकालेंगे हम लोग, ठीक है, y की जगह हम लोग एक बार रख देते हैं, चलिए 70 रख देते हैं। कितना रख देते हैं, 70। तो ये जब 70 हम लोग उधर रखेंगे, ले जाएंगे, प्लस में रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 150 में से 70 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 आ गया, इधर 2 गुना में, उधर जाके भाग हो जाएगा। ठीक है, 2 उधर जाके भाग हो जाएगा। तो अगर हम लोग का 80 से अगर 2 को भाग करेंगे तो हम लोगों को कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्या आ जाएगा, अगला फिर से हम लोग कुछ मान रखते हैं, 90 रख देते हैं। ठीक है, 90 हम लोग y में रख पाएंगे, जी हाँ बिल्कुल रख पाएंगे। 90 रख देते हैं। ठीक है, 90 रखने से क्या हो जाएगा,
ये जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों का बच जाएगा 60। कितना बच जाएगा? 60। 150 में से 90 अगर घटा देते हैं तो हम लोग कितना बच जाएगा? 60। जब 60 बच जाएगा तो उसको हम लोग, इधर 2 है उधर ले जाके भाग कर देंगे, तो 60 बटा 2 कितना आ जाता है? 30 आ जाता है। ठीक है, तो दोनों का हम लोग क्या किए, इस तरीके से डब्बा बना लिया। अब डब्बा बनाने के बाद क्या करते थे, इस ग्राफ में हम लोग को उसको दिखाना है। तो आइए कैसे दिखाते हैं। देखिए पहला समीकरण के लिए ना x बराबर 80 है, y बराबर 0। x बराबर यहाँ लिख लेते हैं, ये 10 है, ये 20, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। आगे लिखते नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, यहाँ पे -10, -20, इधर आप लिख लेना, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे -20, यहाँ पे -30, -40। इस तरीके से ग्राफ जो है हम लोगों ने बना लिया है। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहला क्या है, समीकरण 1 में x बराबर 80 है ना, x बराबर 80 और y बराबर 0। तो 80 कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे है। x बराबर ये हो गया हम लोगों का 80 और y बराबर 0। फिर दूसरा क्या है, x बराबर 60 और y बराबर 40। x बराबर 60 और y 40 लगभग इसके आसपास होगा। ठीक है, लगभग इसी के आसपास, थोड़ा सा तिरछा हो गया था, यहाँ पे होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद अगला जो मान है, x में 50 और y में 60। x में 50 चल जाओ भाई और y में 60, बिल्कुल इसके आसपास आएगा। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, स्केल की मदद से करना आप, जिससे कि आपका लाइन जो है वो सीधा बने। ठीक है, पहला समीकरण तो हम लोगों ने बना लिया। क्या क्या पॉइंट था, पहला था यहाँ पे 80 और 0। दूसरा पॉइंट क्या था, 60 और 40। यहाँ पे 60 और ये हो गया 40, तो ये हो गया हम लोग का 60 और 40। तीसरा पॉइंट क्या था, 50 और 60। तो ये क्या है, 50, 60 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला समीकरण बनाएंगे। x में कितना है भाई, x में है हम लोगों का 50। x में चले जाएंगे हम लोग 50। ठीक है, x में चले जाएंगे 50। कहाँ है 50, यहाँ पे। y में भी चले जाएंगे 50, मतलब कुछ इसी लाइन के आसपास होगा, यहीं पे होगा। ठीक है, 50 और 50। उसके बाद क्या है, x में 40 है और y में 70। ये रहा x में 40 और y का जो 70 वाला मान होगा कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद x में 30 जाना है, x में कितना 30 और y में चला जाना है 90। ठीक है, कुछ यहीं पे आएगा। अब जब हम लोग इसका लाइन खींचेंगे ग्राफ में तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हम लोगों का जो ग्राफ है वो आएगा। ठीक है, आप लोग ग्राफ में बनाइएगा तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, वैसा मतलब ये प्लेन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बन पाता है, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, ग्राफ में जब बनाइएगा तो ये एग्जैक्टली बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो पहला लाइन है वो 50-50 था, कितना था 50,50। ठीक है, और जो दूसरा था वो 40 और 70। ये रहा 40 और ये रहा 70, 40,70। उसके बाद क्या था 30 और 90। ये क्या है, ये हम लोग का 30,90 है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए मैंने छोड़ रखा है, वो आप लोगों को करना है। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दे, उसके लिए एक वीडियो या फिर उसका सॉल्यूशन बना के मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो आइए हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में क्या बोला है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ठीक है, मतलब हम लोग को एक समस्या दिया हुआ है, उसका रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, साथ ही साथ उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब वो जो हम लोग का इक्वेशन बनेगा, जो समीकरण बनेगा, उसको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन क्या बोलता है,
कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, कक्षा 10 के कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में, मतलब पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। उसके बाद क्या बोलता है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब पहले क्या बोल रहा है? लड़कियों की संख्या बोल रहा है ना, तो हम लोग क्या किए? लड़कियों की संख्या को x मान लिए तथा लड़कों की संख्या को क्या मानना है? y मान लेना है। ठीक है, लड़कियों की संख्या x हो गई, लड़कों की संख्या y हो गई। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या बोलता है? कुल कितने विद्यार्थी थे भाई? 10। तो मतलब जो लड़कों की संख्या है और लड़कियों की संख्या, मतलब y प्लस x क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको हम लोग पहला समीकरण हम लोग बोल सकते हैं। सॉरी, लड़कियों की संख्या कितनी है? x है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, ऑर्डर में कोई गलती नहीं करना है। ठीक है, वैसे गलत भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसको हम लोग पहला समीकरण मान लिए। दूसरा में क्या बोलता है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। कहने का मतलब जो लड़कियों की संख्या है, मतलब लड़कियों की संख्या क्या है? x है, लड़कों की संख्या क्या है? y है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इन दोनों की संख्या को अगर हम लोग को बराबर करना है तो लड़कों की तरफ क्या करना होगा? 4 जोड़ना होगा। ठीक है, जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक समीकरण ये बनने के लिए तैयार है। क्या करेंगे? ये y को इधर ले आएंगे तो माइनस वाई, इधर क्या बच जाएगा? 4। इसको हम लोग समीकरण 2 आराम से बोल सकते हैं। तो लो भाई, हम लोगों ने इसको समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। समीकरण हम लोगों को लिखने के लिए बोला था, समीकरण हम लोगों ने बना दिया है। तो हम लोगों को क्या करना है? ग्राफीय विधि से अब हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करना हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था और साथ ही साथ क्लास 9 में भी सीखे हैं। तो ठीक है, हम लोग पिछला एक्सरसाइज वाला ही याद करते हैं। 3.1 में हम लोगों ने क्या सीखा था? सबसे पहले जो 2 समीकरण है उसका डब्बा बनाते हैं, डब्बा से जो भी आता है मान रखते हैं उसमें, उसके बाद यहाँ पे पुट करके उसका लाइन हम लोग बनाते हैं। लाइन जहां पे कटता है वही उसका क्या होता है? हल होता है। तो हम लोगों को क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे? डब्बा बनाएंगे समीकरण 1 के लिए। ठीक है, समीकरण 1 के लिए क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो डब्बा बनाइए। सिंपल सा बात है, 3 डब्बा कम से कम बनाना है। ये x हो गया, ये y हो गया। अगर x के जगह हम लोग 0 रख देते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर y के बराबर अगर हम लोग x के जगह 0 रख देते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर y के जगह अगर हम लोग 0 रख देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? y 0 हो गया, x बराबर क्या बच गया? 10 बच गया। फिर क्या करेंगे? x बराबर एक बार 5 रख देते हैं तो y बराबर भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है? अच्छा, एक चीज हम लोग और कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 नहीं, थोड़ा सा अलग लेते हैं। जैसे हम लोग x को ले लेते हैं 6। ठीक है, x को ले लेते हैं 6 ले लेते हैं और y को ले लेते हैं 4। ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। 5 से ये अच्छा है। 5 में हम लोग को एक ही लाइन पे दिखाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ग्राफ पेपर नहीं है। अगर आपके पास ग्राफ है तो आप बनाइए, मेरे पास तो ग्राफ नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा? अपना सुविधा देखूंगा ना भाई। तो मैंने क्या लिया? 6 और 4 ले लिया। ठीक है, आप 5 लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 क्या है भाई? समीकरण 2 है हम लोगों का। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। ठीक है, समीकरण 2 में क्या करना है? x और y का मान रखना है। देखिए, यहाँ पे x के जगह अगर हम लोग 10 रख देते हैं, क्या रख देते हैं? 10। ठीक है, सॉरी 10 रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। रखना क्या है? जैसे y का मान अगर हम लोग 0 रख देते हैं, y का जगह 0 रख दिए तो x बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। x के जगह एक बार हम लोग 2 रख देते हैं, सॉरी y के जगह क्या रख देते हैं? 2 रख देते हैं। तो ये -2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। तो +2 अगर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? उधर जाके ये हो जाएगा इधर से उधर जाके +2, तो 4 + 2 तो 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं? अगर हम लोग y का मान 4 रख देते हैं, ठीक है, y का मान क्या रख देते हैं? अगर 4 रख देते हैं तो ये -y उधर जाएगा तो +y हो जाएगा, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए? इसका डब्बा हम लोगों ने हल निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं आप लोगों को पता है कैसे करते हैं? ग्राफ में हम लोग प्लॉट करना है समीकरण 1 के लिए। तो x में जाएंगे 0
और y में जाएंगे 10। तो सबसे पहला ये पॉइंट हो गया, x में 0 और y में 10। ठीक है, दूसरा क्या है 10 और 0, मतलब ये सिंपल सा क्या है 10 और 0। उसके बाद क्या है 6 और 4, x में जाएंगे 6 और y में जाएंगे कुछ इसी के आसपास आएगा 6,4, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करना है, x में जाना है 4 और y में जाना है 0। x में 4 चल जाएंगे और y में 0, मतलब यही वाला पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, उसके बाद क्या है x में जाएंगे 6 और y में 2, x में 6 और y में 2, कुछ इस प्रकार से आएगा, x में 6 और y में 2, है ना। उसके बाद क्या है x में जाएंगे हम लोग का 8 और y में 4, x में 8 ये हो गया और y में 4 हम लोगों का कुछ इसके आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जो लाइन है इसको प्लॉट कर देते हैं हम लोग। और देखिए ये हम लोगों का थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, लेकिन ये तिरछा आपका नहीं होगा क्योंकि आप ग्राफ में बनाइएगा। ठीक है, तो इसका हल इसके पास आया। ठीक है, यहाँ पे आया, तो यहाँ जो कटा, ठीक है, आप ग्राफ में देखिएगा x और y का क्या मान रहेगा, तो वहां पे जो x और y का जो मान रहेगा वही हम लोगों का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये जो ग्राफ जहां पे कटा, ठीक है, जहां पे कटा यही हो जाएगा हम लोगों का x का मान और y का मान। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन को हल कर लिया, अब दूसरा क्वेश्चन भी हल करेंगे। ठीक है, ये फटाफट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपए है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना, उसके बाद इसका ग्राफीय विधि से हल निकालना है। ठीक है, तो जो पहले दिया है पेंसिल दिया है पहले, तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य x मान लेते हैं। ठीक है, रुपए x, क्या मान लिए, रुपए x मान लिए, तथा एक कलम का मूल्य कितना मान लिए, रुपए y मान लिए। ठीक है, तो पेंसिल का मूल्य हो गया x और कलम का मूल्य हो गया y। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला कि 5 पेंसिल है तो 5 गुना x, क्योंकि एक पेंसिल का दाम है x, तो 5 पेंसिल का 5 गुना x। ठीक है, 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, एक का y है तो 7 का 7y, टोटल हो जाएगा हम लोगों का रुपए 50। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद क्या बोला है, 7 पेंसिल तथा 5 कलम, मतलब एक पेंसिल का दाम है तो 7 पेंसिल का 7x, फिर बोला 5 कलम, एक कलम का दाम y तो 5 कलम का 5y, तो ये हम लोग का हो जाएगा 46। तो इस तरीके से हम लोग का दूसरा समीकरण भी ज्ञात हो चुका है। तो ठीक है, ये हम लोग, मैंने क्या किया, दोनों समीकरण ज्ञात कर दिया है। अब आप लोगों को काम है इसका ग्राफीय विधि से हल करना। ठीक है, अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन पिछले बार किए हम लोग, तो उसी तरीके से इसमें भी क्या करना है, ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, अनुपात a1/a2 तथा b1/b2 और c1/c2 की तुलना करना है। ठीक है, तुलना करके हम लोगों को ज्ञात करना है कि जो रेखा इसका बनेगा, जो समीकरण दिया है उसका रेखा जो बनेगा वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा या फिर समांतर रेखा होगा या फिर संपाती रेखा होगा। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए क्या होता है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, समांतर होने के लिए क्या होता है, a1/a2 b1/b2 के बराबर तो होता है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तथा संपाती में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, a1/a2 b1/b2 बराबर होता है तथा c1/c2 भी बराबर होता है। तो आइए हम लोग जो सीखे हैं उसी का उपयोग यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका a1/a2 और b1/b2 ज्ञात करते हैं। a1/a2 क्या हो जाएगा भाई, 5/7, यहाँ पे a1 की जगह 5 है और a2 की जगह 7 है, इसलिए 5/7। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, b1/b2 ज्ञात करेंगे। b1/b2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का -4 और नीचे क्या है 6। ठीक है, क्या ये बराबर है, देखिए 5/7 और -4/6 बराबर हो सकता है कभी, जी नहीं, ये कभी भी बराबर नहीं है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 5/7 और -4/6 है, तो ये कभी भी बराबर होगा, जी नहीं, ये बराबर नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसीलिए क्या हो जाएगा, दिया हुआ समीकरण युग्म क्या है, डायरेक्ट लिख देते हैं, प्रतिच्छेद करती है। क्या लिख देंगे, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद करती है। आइए फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, ठीक है, सेम वही चीज है। ठीक है, सेम वही चीज है, क्या 9/18 है, फिर 9x + 3y + 12 = 0, फिर 18x + 6y
प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो a1/a2 ज्ञात करते हैं। a1/a2 क्या हो जाएगा 9/18, कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं 1/2। a1/a2 कितना आ गया 1/2। फिर b1/b2 ज्ञात करेंगे। b1/b2 क्या हो जाएगा 3/6, कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा ये भी। ठीक है, ये भी 1/2 आ गया। देखिए a1/2 b1/b2 के बराबर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे c1/c2 को चेक करेंगे। c1/c2 क्या हो जाएगा 12/24, तो क्या हो जाएगा इसको कट करेंगे तो 2 बार में और ये 1 बार में, तो 1/2 आ गया। देखिए यहाँ पे a1/a2 भी 1/2 है। ठीक है, b1/b2 भी 1/2 है और c1/c2 भी 1/2 है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हम लोग का a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के और बराबर हो जाएगा c1/c2 के। तो ऐसा में क्या होता है, अतः यह संपाती है। क्या है, संपाती है। अगर तीनों बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये संपाती है हो जाता है। ठीक है, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं फटाफट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करना है। ठीक है, क्या करना है, जैसा अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन में किया a1/a2 b1/b2 c1/c2 ज्ञात किया, उसका तुलना किया। ठीक है, तुलना करने का उसमें प्रतिच्छेद या फिर संपाती या फिर हम लोगों ने निकाला समांतर वाला के बारे में। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, संगत है या फिर असंगत है। तो संगत या फिर असंगत के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर उसका हल निकलता है, ठीक है, अगर हल निकलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं संगत है, और हल नहीं निकलता है तो उसको बोलते हैं असंगत है। हल निकलने के लिए क्या होगा, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा, या फिर अगर बराबर हो जाता है a1/a2 b1/b2 के बराबर हो जाता है तो c1/c2 को भी बराबर होना होगा, तभी जाके क्या होगा इसका हल निकलता है। ठीक है, हल निकलता है तो हम लोग इसको संगत बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 और दूसरा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, अगर बराबर साइन के एक नंबर उधर है, ठीक है, तो दूसरा भी उधर ही होना चाहिए। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है, जो अचर है, वो बराबर के एक ही साइड होना चाहिए, तो इधर हो या फिर उधर हो, तो दोनों उधर है, इसलिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग करते हैं a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2 हो जाएगा हम लोग का 3/2। ठीक है, b1/b2 क्या हो जाएगा, b1/b2 हो जाएगा 2/-3। क्या ये दोनों बराबर है, 3/2 और -2/3 क्या बराबर होता है कभी, जी नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसीलिए क्या हो जाएगा, यह क्या है, संगत है। इसका हल निकलेगा ना, इसलिए यह क्या है, संगत है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को बस उसका अनुपात निकालना है और हम लोगों को ज्ञात करना है, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, सेम वही चीज है, दोनों बराबर के उस साइड है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 क्या हो जाएगा 5/-10, कट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा -1/2, यही ना आएगा। ठीक है, दूसरा निकालते हैं b1/b2, यहाँ हो जाएगा -3/6। अगर इसको भी कट करेंगे तो हम लोग का -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं c1/c2, ये है 11/-22। इसको भी कट करेंगे तो हम लोग का -1/2 आ जाएगा। देखिए तीनों का तीनों क्या आया, बराबर आया। तीनों का तीनों क्या आया भाई, -1/2 -1/2 -1/2। इसीलिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसीलिए क्या है, यह संगत है। ठीक है, तीनों बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है, संगत है। ठीक है, बाकी का इसमें 3 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, वो तीनों क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, तो हो सकता है कोई संगत निकले कोई असंगत निकले। ठीक है, वो तीनों क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग फटाफट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग इसलिए लिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बताने के पीछे कारण यह है कि अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है, ठीक है, बस वही चीज का सम्मिलित है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सबसे पहले पूछा है क्या, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का अनुपात से हम लोग क्या करना है, पहले पता लगाना है कि ये संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करना है, उसी को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि भी हम लोगों ने सीख लिया है कैसे हल करना है, साथ ही साथ संगत है या असंगत है इसको कैसे ज्ञात करना है हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, इसलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब जो उसका लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो एक हम लोग बना लेते हैं भाई। ठीक है, एक आयत हम लोग बना लेते हैं, इसका लंबाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई को
y मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे माना कि लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर हम लोग मान चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। मतलब जो x हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, चौड़ाई के 4 से अधिक। मतलब चौड़ाई कितना है भाई, चौड़ाई है y प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 4, ठीक है। ये हम लोगों को बोला हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है हम लोगों का 2 × l + b होता है, ठीक है। अर्ध परिमाप मतलब क्या हो जाएगा, अर्ध मतलब आधा, आधा मतलब 2 से भाग करना है। ये 2 और 2 कट जाएगा, मतलब क्या हम लोग का अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा, l + b, ठीक है। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, l + b। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। सबसे पहला चीज हम लोग करते हैं, माना लंबाई x हो गया, चौड़ाई y हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x हो जाएगा वो चौड़ाई से कितना हो जाएगा, 4 अधिक हो जाएगा, ठीक है। x और y को बराबर करना होगा तो y में क्या करेंगे, 4 अधिक करना होगा, तभी जाके x बराबर क्या हो जाएगा, y + 4, ठीक है। अगर हम लोगों को इसमें समीकरण अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, -y = क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ये समीकरण 1 है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा चीज हम लोग को बोल रहा है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप के लिए हम लोग क्या निकाले, l + b, ठीक है। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा भाई, लिख लेते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है, वो हो जाएगा l + b। l कितना है भाई, x है, y कितना है भाई, y है, सॉरी चौड़ाई कितना है, y है, l है x और b है y, ठीक है। ये हम लोगों को दिया हुआ था 36 मीटर, तो x + y भी क्या हो जाएगा, 36 मीटर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग का जो x + y जो है ये 36 मीटर है, ठीक है। ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक। तो ये जो 2 समीकरण आया, इस दोनों समीकरण को आप चाहे तो ग्राफीय विधि से हल करिए या फिर बीजगणितीय विधि से हल करिए। आप लोग इसको इस चैप्टर में हम मतलब इस एक्सरसाइज में हम लोग ग्राफीय विधि सीख रहे हैं, तो इसलिए आप लोग क्या करना है, ये दोनों समीकरण को ग्राफीय विधि से हल कर लेना है। तो आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। आइए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, एक समीकरण, एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 = 0। फिर क्या बोलता है, 2 चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए, ठीक है। 2 चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त हुआ युग्म, ठीक है, प्राप्त हुआ युग्म जो है वो ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ठीक है। दूसरा में क्या है, समांतर रेखाएं हो, और तीसरा क्या है, समपाती रेखाएं हो, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अपना कॉमन सेंस लगा के कुछ भी आंसर हम लोग इसका लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए कैसे, देखिए हम लोग क्या बोला, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। प्रतिच्छेद करने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 ≠ होना चाहिए b1/b2 के, ठीक है। ये वाला चीज हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो a1/a2, चलिए मान के चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ भी समीकरण लिख दिए, ठीक है, कुछ भी लिख दिए, मतलब चलिए 3x लिख दिए, प्लस यहाँ y के जगह हम लोग चलिए 5 लगा दिए, ठीक है, 5y लगा दिए, फिर +1 चाहे -1 = 0 लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। a1 क्या है, 2 है, a2 क्या है, 3, तो 2/3 आ गया, ठीक है, 2/3। और b1/b2 क्या हो जाएगा, 3/5, तो 3/5 b1/b2, तो 2/3 और 3/5 कभी बराबर होगा जी नहीं। तो हम लोगों का ये समीकरण भी हम लोग का सही है, ठीक है। हम लोग क्या करना है, एक ऐसा समीकरण लिखना था जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। मतलब इसमें देखिए a1/2 और b1/b2 बराबर नहीं है, इसलिए ये समीकरण हम लोगों का बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद आता है समांतर रेखाएं हो, ठीक है। कैसी रेखाएं हो, समांतर रेखा। समांतर रेखा के लिए हम लोगों ने पढ़ा है क्या, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, ठीक है। साथ ही साथ बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के, मतलब a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, जो समीकरण दिया है उसका लोग 2 से गुना करते हैं, सिर्फ किसमें, x और y वाला में, ठीक है। मतलब a और b वाला में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ 2x है तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, 4x लिख देते हैं, और यहाँ 3y है तो 3 का डबल क्या हो जाता है, 6y हो जाता है, और इधर हम लोग चलिए 4 लिख देते हैं, ठीक है, या फिर 5 लिख देते हैं, कुछ भी लिख देंगे, = 0, है ना। अब यहाँ पे देखिए a1/a2, ये a1 हुआ, ये a2 हुआ, तो 2/4 कितना हो जाएगा भाई, 1/2 आ जाएगा।
3/6 कितना हो जाएगा भाई, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 1/2 ये दोनों तो बराबर हो गया। अब हम लोगों को क्या करना था, C1/C2 को बराबर नहीं लिखना था। तो C1/C2 कितने, देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, -8 और -4। अगर हम लोग यहाँ पे प्लस भी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -8 बाय -4 तो क्या हो जाएगा, -2/1 हो जाएगा। -2/1 क्या बराबर होगा इसके, जी नहीं, बराबर नहीं होगा। इसलिए हम लोग का ये समीकरण भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, समांतर रेखाएं वाला समीकरण लिख लेंगे। अब हम लोग को बोला है क्या, समपाती रेखाएं हो, तो इसमें कुछ नहीं करना है, कोई भी संख्या से उस जो समीकरण दिया है उसको गुना कर देना है। या फिर हम लोग 2 से गुना कर दे, या फिर 3 से कर दे, 4 से कर दे, 5 से कर दे, कुछ भी संख्या से गुना कर देना है बस। तो उससे हम लोग का समपाती रेखाएं जो है वो आ जाएगी, क्योंकि हम लोग का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अनुपात अगर बराबर करना है तो कोई भी एक संख्या से गुना कर दे समीकरण को, अनुपात बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए A1/A2 इज इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 इज इक्वल टू होना चाहिए C1/C2 के। तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात बराबर होना चाहिए, तो इसका हम लोग सब समीकरण को 2 से गुना कर देते हैं। तो 2x का डबल हो गया 4x, 3y का डबल हो जाएगा 6y, और -8 का डबल हो जाएगा -16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप लोग चेक कर सकते हैं, 2/4 1/2 आ जाएगा, 3/6 1/2 आ जाएगा, -8/-16 भी 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये रेखा जो है वो समपाती रेखा हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो आप लोगों को करना है। ठीक है, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो आप लोगों को करना है, ग्राफीय विधि से उस क्वेश्चन को हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, तो आप लोग उसको क्या करिए, ग्राफीय विधि से हल करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और 3.4। ठीक है, 3.3 और 3.4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद, जय हिंद।